रामनगर में रुचिका नाम की लड़की रहती थी। माँ बचपन में ही मर गई थी। अब उसकी सौतेली माँ जमुना थी। अविका नाम की एक सौतेली बहन भी थी। अरे ओ महारानी, अब भी सो रही हो? धूप निकल आई है, ये बर्तन कौन साफ करेगा? उठो जल्दी से और साफ सफाई कर लो, फिर गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना लो। पर मम्मी, अविका भी तो सो रही है, कभी कभी इससे भी बनवा लिया करो। मुझे जवाब दे रही है बदतमीज, और उसकी नकल कर रही है। कहाँ तू और कहाँ वो। रुचिका को फिर सब कुछ करना पड़ता। इस तरह से अविका बिल्कुल निकम्मी और आलसी हो गई। उसे कुछ भी नहीं आता था। जमुना ने अविका की शादी रंजन नाम के युवक से बड़ी धूमधाम से कर दी। अविका के पड़ोस में एक अनाथ गरीब लड़का सुधीर था, जो रंजन के यहाँ नौकर था। उससे रुचिका की शादी करवा दी गई। रुचिका का पति सुधीर बिल्कुल सीधा और भोला था, जबकि अविका का पति रंजन बहुत चालाक था। नाम मात्र के पैसों से वह सुधीर से काम करवाता था। उसने तो सुधीर का नाम भी बुद्धू राम रख दिया था। एक दिन सवेरे ही सवेरे नाश्ते की टेबल पर अविका बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोई मेड रख लो, मुझसे काम नहीं होता। कोई बुद्धू राम, सुन, अपनी घरवाली से कह देना कि वो कल से हमारे यहाँ आकर खाना बना दिया करे और झाड़ू पोछा कर दिया करे। उसकी मैं तनख्वाह दे दिया करूँगा। तुम दोनों लोगों की सैलरी डबल हो जाएगी, समझा? जी समझ गया। घर पहुंचकर उसने रुचिका से कहा, रंजन जी ने कहा कि उनको काम करने वाली चाहिए, क्या तुम उनके यहाँ काम करोगी? तुमको भी रुपए मिलेंगे तो हमारे पैसे डबल हो जाएंगे। रुचिका को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने कहा, लेकिन वह मेरी बहन भी है, बेशक सौतेली ही सही। मैं उनके यहाँ नौकरानी बनकर काम कैसे करूँगी? हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? यह बात सुधीर की समझ में आ गई। उसने जाकर रंजन को मना कर दिया। इस बात पर रंजन और अविका दोनों भड़क गए। उन्हें अपनी धन दौलत पर बहुत घमंड था। ओह, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। तुम यहाँ नौकर हो तो तुम्हारी मैडम की इज्जत कम नहीं होती। जाओ, अब तुम भी काम करने मत आना। हमारे लिए नौकर नौकरानियों की कमी नहीं है। सुधीर को बहुत बड़ा सदमा लगा। वह सिर झुकाए अपने घर को चल दिया। उसने अपने मन में सोचा, अब मैं घर का खर्च कैसे चलाऊंगा? मुझे कोई काम भी नहीं आता कि मुझे नौकरी मिल जाए। ना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ। हे भगवान, तुम्हें रास्ता दिखाओ, अब मैं क्या करूँ? घर पहुंचकर उसने रुचिका को सब बताया। फिर अगले दिन सुधीर ने कहा, देखो रुचिका, मैं मजदूरी ढूंढने जा रहा हूँ, तुम कहीं बाहर मत जाना, अपना ध्यान रखना। सुधीर ने पूरे दिन अपने लिए मजदूरी तलाश की, लेकिन उसे कहीं भी सफलता नहीं मिली। वह उदास होकर घर लौटा और बोला, रुचिका, लगता है हमारे बर्बादी के दिन आ गए। ना तो हमारे पास नगद पैसा है और ना ही कोई इनकम, और मुझे मजदूरी तक नहीं मिल रही। हम ऐसे में कैसे गुजर बसर करेंगे? आप परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लो चाय पियो और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े। तुम्हारे पकौड़े इतने अच्छे बने हैं कि जी करता है कि बस खाते ही चले जाएं। मिल गया रास्ता हमारी आमदनी का। क्यों ना हम पकौड़े ही बेचने लगे, इनकी ही दुकान खोल लें। ठीक तो रहेगा, लेकिन अभी रहने दो, मैं और काम ढूंढ लूं, क्या पता काम मिल ही जाए। अगले दिन सुधीर फिर काम की तलाश में चला गया और रुचिका पकौड़े बनाने के लिए बेसन, तेल और सब्जियां ले आई। उसने बैंगन, प्याज, आलू, फूल गोभी के टेस्टी पकौड़े बनाए और अपनी बाहरी कमरे को दुकान के रूप में इस्तेमाल कर लिया। वह आने जाने वालों से पकौड़े खाने को कहती, आइए आइए, हमारे यहाँ के पकौड़े खाकर देखिए। आते जाते लोग उसकी बातें सुनकर रुक गए। कुछ लोगों ने उसके बनाए हुए पकौड़े खाए तो वे तारीफ करने लगे, वाह भाई वाह, बहुत जायकेदार पकौड़े हैं। भाई हमारे बच्चों के लिए भी 1 किलो दे दो। ला भैया ला, हम भी खाकर देखते हैं। बहुत ही जानदार हैं ये पकौड़े। अल्लाह बहन, 1 दो ना और दो। मुझे तो हीरा लाल ने बताया तो मैं यहाँ चला आया। फूल गोभी के इतने ज्यादा जायकेदार पकौड़े तो मैंने इनके यहाँ ही खाए। कल मैं अपने बच्चों को भी यहाँ लाऊंगा। रुचिका ने सामान्य कीमत से कम पैसे बताए थे, इसलिए लोगों को बहुत रुचि हो गई।
शाम को जब सुधीर लौटा तो वह बहुत थका हारा हुआ परेशान था। मैं हार गया हूँ रुचिका, मुझे कोई भी काम नहीं मिला। रुचिका ने आज की आमदनी के रुपए उसको दे दिए तो सुधीर बहुत खुश हो गया और बोला, ये रुपए कहाँ से आए रुचिका? मैंने आज से पकौड़ों का काम शुरू कर दिया। पहला दिन ही बहुत अच्छा रहा। चलो छोड़ो सब झंझट, अब मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा, यही काम ठीक है। दूसरे दिन सुधीर ने ढेर सारा सामान इकट्ठा किया और रुचिका ने पकौड़े बनाने शुरू किए। रुचिका के हाथों में जादू था। उसने तमाम सब्जियों के ढेर सारे पकौड़े बना डाले। वह आवाज भी लगाती जाती थी, आइए आइए, हमारे यहाँ के गोभी के पकौड़े, आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े खाकर देखिए। अपने आप खाइए, बच्चों के लिए ले जाइए। उसी समय वहाँ से रंजन निकला। पकौड़ों की खुशबू से रंजन के मुंह में पानी भर आया। क्या है कि आज हमारे यहाँ खाना तो बना ही नहीं, खाना बनाने वाली मिली नहीं, और तुम्हारी बहन अबिका तो बहुत आलसी है। रंजन ने पकौड़े खाए और घर भी लेकर गया। अब उसका नियम बन गया, वह दूसरे तीसरे दिन पकौड़े ले जाया करता था। अविका ने कहा, ये पकौड़े बहुत टेस्टी हैं, ऐसे ही रुचिका बनाया करती थी। ये रुचिका के बनाए हुए ही पकौड़े हैं? तुम तो इतनी आलसी हो, तुम्हें कुछ आता ही नहीं। मेरी तो जिंदगी नाश हो गई। अविका गुस्से और जलन की आग में जल उठी। उस दो कौड़ी की रुचिका की इतनी मजाल, जो इतना रुतबा चलाए कि मेरी ही फटकार पड़े। देखो मैं कैसा मजा चखाती हूँ उसे। अब उसने वे पकौड़े रख लिए। दूसरे दिन तक वे खराब हो गए। उन्हें लेकर वह रुचिका की दुकान पर पहुंची। वहां ग्राहकों की बहुत भीड़ थी। अविका ने गुस्से से कहा, लोगों को ठगना बंद करो रुचिका, ये सड़े हुए पकौड़े बेचती हो, सबको बेवकूफ बनाती हो। देखो सब लोग, इनमें से बदबू आ रही है कि नहीं? सब लोगों ने सूंघ कर देखा तो कहने लगे, हाँ सचमुच बदबू तो आ रही है, ये गलत बात है। जब सब लोग ये कहने लगे तो रुचिका रोने लगी। उसी समय रंजन वहां आ गया। उसे आलसी, निकम्मी और झगड़ालू अविका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज भी खाना नहीं बना था और यहाँ के पकौड़े भी नहीं खाने दे रही थी वो। अरे बेवकूफ और पागल औरत, ये पकौड़े तू कल के बासी उठा लाई है, जो गोभी के हैं, और आज तो प्याज और आलू के पकौड़े बने हैं। तू जलन के मारे रुचिका भाभी को बदनाम कर रही है। लाओ रुचिका भाभी पकौड़े, बहुत भूख लगी है। ऐसे टेस्टी पकौड़े कहीं नहीं मिलते। अरे भैया, ये इन बहनों का आपसी मामला है, भाई खाओ, सब ठीक है, मेरे लिए पैक भी कर देना। अविका की बड़ी बेइज्जती हो गई। वह चुपचाप अपने घर चली गई। कुछ ही दिनों में रुचिका के पकौड़ों की दुकान फेमस हो गई और उसकी खूब आमदनी होने लगी। अब तो लोग फोन पर ऑर्डर कर देते थे। सुधीर सबके घर पहुंचा देता था। कुछ वर्षों में रुचिका और सुधीर बहुत अमीर बन गए और उन्होंने दुकान की जगह एक शानदार होटल बनवा लिया।